हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे। तो अभी तक जिन टर्म्स की बात किए थे उसकी एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद दो तीन टर्मिनोलॉजी और बचा हुआ है, उस टर्मिनोलॉजी की चर्चा करेंगे तो हमारा टर्मिनोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग हेडिंग करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जरा ध्यान दें, इसमें हम लोग क्या क्या टर्म जाने, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग जो टर्म जाने वह जाने एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सबसे फर्स्ट हमारा टर्म था एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की जब हम बात करें कंपाउंड्स, तो इसमें क्या देखें, ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन डेफिनिट मोलर रेशियोज। जब हम दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को डेफिनिट मोलर रेशियो में मिक्स कर रहे थे तो एक नए प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। यही कंपाउंड हमारा क्या कहला रहा था, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहला रहा था। जैसे हम KCl MgCl2 दोनों के सॉल्यूशन को मिलाए थे तो क्या देखे थे, कार्बोनाइट बना। जब हम Al2SO4 और K2SO4 के सॉल्यूशन को 1:1 मोलर रेशियो में मिक्स कर रहे थे तो पोटासियम की बात कर रहे थे। जब हम क्या कर रहे थे, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की बात किए तो वहां से हम क्या देखे, मोहर सॉल्ट देखे। जब CuSO4 के सॉल्यूशन में हम अमोनिया के सॉल्यूशन की बात किए तो वहां भी हम देखे कॉम्प्लेक्स का, वहां भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिससे हम आगे चल के दूसरे कैटेगरी में ले रहे थे। ठीक, एक और भी एग्जांपल देखे थे जब हम क्या कहते हैं FeCN2+4 KCN की बात की थी। तो जब हम इन सारे एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को देखें तो इस एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम फर्दर टू कैटेगरी में क्लासिफाई किए थे। एक हमारा क्या था, तो एक हमारा था डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड। और दूसरा क्या था, तो दूसरा हमारा था कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड में हम क्या देखें कि ऐसा एडिशन कंपाउंड जो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल हो, लेकिन जैसे ही इसे हम क्या करें, सॉल्यूशन की बात करें, ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक कर जाए, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी, इस कंपाउंड की आइडेंटिटी क्या हो गई है, सॉल्यूशन के केस में समाप्त हो गई। जैसे ही हम इसी में डिजॉल्व के वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, समाप्त हो गई। तो इस प्रकार की कंपाउंड को हम क्या कर रहे थे, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड कर रहे थे। पहला 3 एग्जांपल जो हम लिखे थे वो इसका एग्जांपल था, जबकि दूसरे केस में क्या देख रहे थे कि ऐसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट एज वेल एज डिजॉल्व्ड स्टेट दोनों के दोनों केस में स्टेबल हो, इस दोनों जगह अपने आइडेंटिटी को बनाए रख रहा है, तो उसे हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे। इसे हम क्या किए थे, CuSO4 के सॉल्यूशन में अमोनिया के सॉल्यूशन को ले रहे थे 1:4 मोलर रेशियो में। तो हम क्या देख रहे थे कि इस केस में हमें यह जो मिला था, हम देख रहे थे कि वहां 3Cu+2 प्रेजेंट नहीं था, उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट था, NH3 एंड क्या SO4-2, इस कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन था। और इसी कॉम्प्लेक्स आयन के सॉल्ट को हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे। तो इस कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या बताए कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, करता है, इट मींस एक्ट करता है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। जबकि दूसरा क्या है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन जो कम से कम क्या करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, इट मींस वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और दोनों के बीच क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें
इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पड़ा है। अब हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, तो टर्मिनोलॉजी में सबसे फर्स्ट हम देखे थे लिगेंड्स। ये लिगेंड्स क्या है, तो मॉलिक्यूल्स और आयंस which can donate at least a lone pair of electron to central metal atom or ion are known as ligands। अब लिगेंड्स को हम अनेक क्लास में बांटे थे, इसके आधार पर, क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेसिस लेना होता है। तो यहाँ बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। इस लिगेंड्स को हम क्या अनेक कैटेगरी में बांटे थे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा आया था मोनो और यूनिडिनेट लिगेंड। तो क्या देख रहे थे, ऐसा लिगेंड जिसमें एक ही डोनर एटम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड कहेंगे। दूसरे में हम देखे थे बाय और डाइडिनेट लिगेंड, बाय और डाइडिनेट लिगेंड। तो यहाँ क्या देखे थे कि ऐसा लिगेंड जिसमें क्या हो, दो डोनर एटम्स हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, बाय और डाइडिनेट लिगेंड कहेंगे। और यहाँ तीन एग्जांपल आपको बोले थे, बिल्कुल याद रखना है। एक कौन लिए थे, EN एथिलीन डायमीन, दूसरा क्या था OX ऑक्जेलेट आयन, दूसरा क्या था OX ऑक्जेलेट आयन, इस फॉर्म से भी इंडिकेट जनरली ऐसे इंडिकेट करेगा ऑक्जेलेट आयन। और तीसरे में हम देखे थे ग्लाइसिनेट की बात की थी। इसके बाद फिर हम लोग देखे ट्राइडिनेट लिगेंड। ट्राइडिनेट में क्या हो जाए, तीन डोनर एटम्स हो जाए। इसका एग्जांपल देखे थे डाइथीलिन ट्राइमीन, DIEN, एब्रिविएटेड फॉर्म क्या था, DIEN। फिर हम लोग देखे थे टेट्राडिनेट लिगेंड, जहां चार डोनर एटम हो। इसका भी एग्जांपल देखे थे, क्या देखे थे, ट्राइथीलिन टेट्राइमीन, एब्रिविएटेड फॉर्म लिख रहे थे TRIEN। फोर्थ नेक्स्ट में हम देखे थे पेंटाडिनेट लिगेंड, पेंटाडिनेट लिगेंड जहां क्या हो, तो पांच डोनर एटम हो। इसका एग्जांपल लिए थे EDTA3- इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। और नेक्स्ट में क्या देखे थे, हेक्साडिनेट लिगेंड, हेक्साडिनेट लिगेंड जहां एग्जांपल लिए थे EDTA4- मींस क्या हो गया, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखिए कि इन सारे के सारे लिगेंड्स में क्या है कि दो या दो से अधिक डोनर एटम्स हैं। तो ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक डोनर एटम्स हो, उन्हें हम एक साथ कॉमनली किस नाम से जान सकते हैं, तो पॉलीडिनेट लिगेंड के नाम से जान सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पॉलीडिनेट लिगेंड्स हैं, सारे के सारे एक साथ क्या कहला रहे हैं, पॉलीडिनेट लिगेंड कहला रहे हैं। हम क्या बोले कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक डोनर एटम्स हो, तो उसे ही हम कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, पॉलीडिनेट लिगेंड कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जाने थे, एम्बीडिनेट लिगेंड। एम्बीडिनेट लिगेंड में क्या देखे कि कुछ ऐसे यूनिडिनेट लिगेंड होते हैं, यूनिडिनेट लिगेंड है तब तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जब कुछ ऐसे यूनिडिनेट लिगेंड है, यूनिडिनेट लिगेंड है इसका एक ही डोनर एटम होना चाहिए, लेकिन उसमें वास्तव में क्या है, दो डोनर एटम है, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम एक्ट कर सकता है किसकी तरह, डोनर एटम की तरह। तो इसी प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एम्बीडिनेट लिगेंड कहते हैं। जिसमें एग्जांपल देखे थे CN- की बात कर रहे थे कि यहाँ डोनेशन आइदर कार्बन से हो सकता है या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन से हो सकता है। ठीक, अगर कार्बन से डोनेशन हुआ तो साइनाइड का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन से हुआ तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे हम कहते हैं साइनो, इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। या फिर हम दोनों में क्या करते हैं, साइनो ही लिखते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को दर्शा देते हैं, साइनो C साइनो N। इसी ढंग से देखे थे MnO2 और दूसरा MONO। देखिए अभी भी NO2 ही है, लेकिन यहाँ डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसे क्या कहेंगे, नाइट्राइटो N, जबकि इसे क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। इसी में और हम लोग एक देखे थे, जब क्या कर रहे थे,
HCN की बात कर रहे थे और दूसरे में N, यहाँ हमारा डोनर एटम सल्फर हो रहा था, जबकि यहाँ हमारा डोनर एटम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, थायोसाइनेटो कहला रहा है और ये आइसोथायोसाइनेटो होगा। या दोनों केस में हम क्या कहते हैं, थायोसाइनेटो ही बोलते हैं। एक में बोलते हैं थायोसाइनेटो S और दूसरे में क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो N। इसके आगे एक टर्म और भी लिगेंड्स वाले में देखे थे, कीलेटिंग लिगेंड। ये कीलेटिंग लिगेंड में क्या देखे, कीलेटिंग लिगेंड क्या देखे, तो जब कोई बाय और पॉलीडिनेट लिगेंड क्या करे कि एक साथ किसी पर्टिकुलर मेटल एटम को दो या दो से अधिक डोनर एटम्स के द्वारा कोऑर्डिनेट करे, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है कीलेट रिंग, और इस प्रकार का लिगेंड क्या कहलाता है, कीलेटिंग लिगेंड। और हम क्या बताएं कि कीलेटिंग लिगेंड जो है यह मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू मोनोडिनेट लिगेंड, जो हम लोग आगे चल के फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे भी। और वहां देखिएगा हम एक पॉइंट लिखेंगे कीलेट इफेक्ट, वहां इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। फिर इसके आगे हम लोग टर्मिनोलॉजी में आए थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटर आयन तो क्या देखे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटर आयन। तो हम यहाँ क्या बताएं कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं तो उसमें आप देखिए, पहले हम जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में हम लिख रहे हैं, इधर आप यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट यही ला रहे हैं, तो चलिए इसी से लिखते हैं। तो इन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में देखिए आप क्या देख रहे हैं कि सभी जगह क्या है, तो एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। इन सारे के सारे केस में यहाँ 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 और यहाँ तो मेटल आयन है, जबकि यहाँ क्या है, मेटल एटम है। क्योंकि देखिए ना ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 हो जाएगा। इसका अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस केस में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस केस में आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस केस में आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, ये -2 है, ठीक है, +2 हो जाएगा। ये देखिए -3, तो ये क्या हो जाएगा, +3। ये देखिए क्या हो गया, +4 +2 मीन्स क्या, +6, ये भी -6, 0 हो जाएगा। ये हो गया +3 और ये क्या हो जाएगा, -3, तो 0 हो जाएगा। ये तो 0 है, तो इसका भी क्या 0 हो गया। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन और उनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ लिगेंड्स, जिस पूरे के पूरे पोर्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं, वही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। और इसके बाहर यदि कोई आयन प्रेजेंट हो तो वह क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटर आयन होता है। जैसे अब ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा, तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स जो ब्रेक करेगा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब ये क्या 3Cu+2 दे देगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा पार्ट तो एक साथ रहेगा और ये अलग जाएगा। तो ये हमारा हो गया SO4 - 2
और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, CuNH3 होल 4 2 प्लस हो गया। इसमें आते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक हमारा हो गया बाहर क्या है, 3 मोल क्लोराइड आयन मिल जाएगा, जबकि ये कॉम्प्लेक्स क्या रह जाएगा, क्रोमियम NH3 इसकी बात करें ये क्या हो जाएगा, और ये ब्रेक क्या देखिए यहाँ क्या हो गया, 4 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या होना चाहिए, 4 निगेटिव चार्ज होना चाहिए टोटल जोड़ के, Fe इसकी बात करें तो ये हमारा Br माइनस है, माइनस तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्रोमियम En होल 2 Br2 प्लस और एक क्या हो गया Br माइनस। इसकी बात करें तो ये तो इसके बाहर तो कोई आयन है ही नहीं, ये पूरा का पूरा क्या NiCO। तो देखिए ये हमारा है CS और CE, मीन्स क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जबकि ये हमारा क्या है IS और काउंटर आयन, आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन है, आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन है। इसमें जरा एक मिनट ध्यान देंगे, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करते हैं मीन्स कितना मोल आयन मिल रहा है, क्या हो रहा है, इसमें एक स्टूडेंट को दिक्कत कुछ हुई है, स्टूडेंट के द्वारा देखिए कि मैसेज किया गया है, तो हम बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग होगा, जबकि इसके अंदर वाला पार्ट तो बिल्कुल अलग होने की बात। जैसे क्या देखिए 3 ब्रोमीन है, लेकिन ये क्या किया, जो बाहर एक ब्रोमाइड है 3 Br आपको नजर आ रहा है, 3 ब्रोमाइड है, लेकिन बाहर जो ब्रोमाइड Br है वही केवल आयोनाइजेबल है, या तो आयोनाइजेबल के फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि ये तो इससे जुड़ा हुआ होगा किस बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तो है भी। तो देख रहे हैं इसके ब्रेक करने से 1 मोल यह मिला, 1 मोल यह मिला, तो इसके 1 मोल के ब्रेक करने से अगर हम पूछें कि टोटल कितना मोल आयन मिल रहा है, तो 1 मोल यह मिल रहा है, 1 मोल यह मिल रहा है, मींस टोटल 2 मोल आयन मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके 1 मोल के ब्रेक करने से टोटल कितना मोल आयन मिल रहा है, तो 3 मोल क्या हुआ है, Cl माइनस मिला है, और 1 मोल ये कॉम्प्लेक्स मिला है, इट मींस ये 3 मोल और 1 मोल क्या हो गया, 4 मोल हो गया। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, कितना मोल मिल गया है, तो ये हो गया 4 मोल यह हो गया और 1 मोल यह हो गया, टोटल कितना मिल गया, 5 मोल आयन मिल गए। इसके 1 मोल के ब्रेक करने से देखिए क्या हुआ है, तो 1 मोल यह मिला, 1 मोल यह मिला, तो टोटल कितना मिला है, 2 मोल आयन मिला। इसके ब्रेक करने से कोई आयंस मिला क्या, बिल्कुल नहीं मिला, ये तो बिल्कुल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है। तो ये हम यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताना चाह रहे हैं, लेकिन आयंस को भी काउंट करने के लिए बताए, आगे भी एक बार और बता देंगे। तो आप जरा ध्यान दें, इसमें क्या देखें कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन और उससे डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड, जिस पूरे के पूरे पोर्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और इसके बाहर यदि कोई आयन प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म जाने कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म क्या जाने थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम बोले कि द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स। इसका बोल रहे हैं कि लिगेंड के टोटल कितने डोनर एटम्स उनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, या हम सीधी सी बात एक लाइन दूसरे शब्दों में कह रहे थे कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स
between ligand and central metal atom or ion। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिगेंड हमारा क्या है, NH3, ये यूनिडिनेट लिगेंड है। तो एक अमोनिया के केस में क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम इससे जुड़ेगा, तो 4 अमोनिया है तो टोटल कितना नाइट्रोजन एटम जुड़ जाएगा, 4 नाइट्रोजन एटम जुड़ जाएगा। मिस यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या दूसरे केस में भी देखें कि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसके और इसके बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 4 है तो क्या 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस केस की बात करते हैं, दोनों तो क्या है, यूनिडिनेट लिगेंड ही है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, मिस क्या हो गया, 6 हो गया। इस केस में देखते हैं तो Cl- ये एम्बिडिनेट है, इस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस किसी एक से फिक्स हो गया, ये तो यूनिडिनेट ही हो गया। तो अब देखिए क्या है, 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस केस में आइए, ये दोनों क्या है, ये हमारा क्या है, बाइडिनेट लिगेंड है, जबकि ये क्या है, यूनिडिनेट लिगेंड है। तो इसमें देखिए एक के केस में क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो 2 है तो क्या 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो मैक्सिमम केसेस में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ही देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 5 नहीं हो सकता है, यह भी होता है, लेकिन बहुत ही कम मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 इसी ढंग की बातें देखने को मिलेंगी। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग देख लिए। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देख लिए, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आराम से आप निकाल देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। तो हम उस पे चार्ज को निकालने में क्या देखें कि अगर वो क्या होता है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जितने भी एटम्स हैं, या हमारा कहने का अर्थ है कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिगेंड ही रहे, तो हम क्या करेंगे, सभी के चार्ज को, न्यूट्रल है तो उसे जोड़ते हुए क्या 0 कर देंगे, और अगर चार्ज वाले स्पेसिस के फॉर्म में, कोऑर्डिनेशन स्प्रेडशीट दिया है चार्ज वाले के फॉर्मेट में है, तो जितना भी है उन सभी पे का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर कर देंगे। जैसे कि हम इस केस में देखते हैं K3FeOX3 हम दूसरे में देखते हैं क्वार्ट NH3 Cl2 प्लस तीसरे में देखते हैं FeCN6 माइनस। अगर हमें इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है। अब यहाँ जितना भी है सब का, इसका चार्ज X है, तो सभी का चार्ज जोड़ के क्या कर देंगे, इस पे नेट कोई चार्ज है नहीं है, 0 के बराबर कर देंगे, कोई चार्ज नहीं, इसका 0 है तो 0 के बराबर कर दीजिए। आइए, पोटेशियम का नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 3 है, और पोटेशियम का होता कितना है भैया, +1, तो 3 गुने +1। Fe का तो एक ही एटम है तो X प्लस इसका कितना है, 3 है, और इसका होता कितना है, ऑब्जेक्ट आयन का चार्ज -2 होता है, ये इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, 3 + X - 6 इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू क्या हो गया, +3 हो गया। तो इसका ऑक्सीजन नंबर निकल गया +3। इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखना चाहेंगे तो इसका हम मान लेते हैं X, क्या कहेंगे, X + 4 गुने पूरे के पूरे NH3 का ही ले लेते हैं, तो पूरे के पूरे NH3 पे कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता है, तो उस पूरे का ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4 गुने 0 कर दिए, प्लस अब ये क्या है, 2 बार है, तो 2 गुने कितना होता है इसका, -1, ये इक्वल्स टू क्या करेंगे, +1, क्योंकि ये चार्ज वाला है,
तो +1 है तो +1 के बराबर कर दिए। यहाँ जैसे क्या है -4 है तो -4 के बराबर कर देंगे। क्या लिखेंगे x + 6 गुने -1 इक्वल्स टू -4। x का मान आराम से निकल जाएगा। इसके आगे फिर हम लोग एक लास्ट टर्म देखे थे कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज हो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज। इसलिए देखिए चार्ज कैसे किए, जो भी है सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर करते हैं। यहाँ सबका जोड़ के उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर किए, कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, और अगर चार्ज कुछ होता तो वो मिल जाता। इस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बराबर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, तो सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम प्लस क्या कर देंगे, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स, प्लस क्या कर देंगे, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। हो गया। यहीं तक के बातों की हम लोग चर्चा किए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखें इससे पहले क्या लग रहा था, अरे क्या 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 टर्म आ रहा है, ये सब टर्म तो ऐसे भैया फॉर्मेलिटी है, इसे हम जान ले। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बार बार पूछिए, जिसका आप देखिएगा एप्लीकेशंस पूरे में यूज होगा और हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम फिर से चार्ज निकालने के संबंध में बता दें, सॉरी चार्ज कहते हैं, नंबर ऑफ आयंस को काउंट करने के संबंध में बता दें, क्योंकि पिछले क्लास में एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसे उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। इसे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। जैसे ध्यान देंगे, हम कुछ कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स पहला यह लिखते हैं, क्रोमियम NH3 होल 3 H2O होल 2 Cl Cl। दूसरा हम लिखते हैं क्रोमियम H2O होल 6 Cl। तीसरे में हम बात करते हैं K2Zn Cn होल। नेक्स्ट में इसके आगे हम देखते हैं ये सब हम कॉम्प्लेक्स लिखे। अब हमें बताना है कि इनके डिसोसिएशन से टोटल कितना मोल्स आयन मिल रहा है। तो देखिए अब आप क्या कीजिए, इसे सबसे फर्स्ट ब्रेक कीजिए, क्या बताए कि ये पूरा का पूरा पार्ट कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और ये पार्ट आपका आयनाइजेशन स्क्वायर है बाहर वाला। ये तो आयंस के फॉर्म में जाएगा, इसमें क्या मिलेगा, 2 मोल क्लोराइड आयन मिलेगा, और 1 मोल हमें क्या मिलेगा, तो क्रोमियम NH3 होल 3 H2O होल 2 मोल पे इस पे चार्ज क्या होगा, -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2, क्या हो जाएगा, +2। इसकी बात करें, ये 3 मोल क्या करेगा, Cl- को देगा, देगा भाई। तो अब 1 मोल ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्रोमियम H2O होल 6 3+, इसमें आते हैं, ये हमारा क्या होगा, Zn Cn होल 4 2-, और ये क्या हो जाएगा, 2K+, क्या हो जाएगा, 2K+। इसकी बात करें, ये तो ब्रेक करेगा ही नहीं, FeCO होल 5 इसी के फॉर्म में आ जाएगा। इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4K+, तो क्या पोटेशियम आयन है, K+, चार्ज वो हो गया तो इस पे चार्ज क्या चला जाएगा, -4 चला जाएगा, FeCN होल 6 4-।
अब आप जरा ध्यान दें, इसके 1 मोल के डिसोसिएट करने से टोटल कितना मोल आयन मिला? तो 1 मोल ये, 2 मोल ये, इट मींस टोटल क्या हो गया? 3 मोल आयन मिल गया। इसके 1 मोल के डिसोसिएशन से 1 मोल ये, 3 मोल ये, इट मींस टोटल कितना? 4 मोल आयन मिल गया। इसके 1 मोल के डिसोसिएशन से यह क्या देखे? 1 मोल, और यह क्या है? 2 मोल, इट मींस टोटल क्या हो गया? 3 मोल हो गया। इसके 1 मोल के डिसोसिएशन से क्या हुआ? 0 मोल आयंस मिला। इसके 1 मोल के डिसोसिएशन से यहाँ क्या हो गया? 4 मोल, और ये 1 मोल, इट मींस क्या हो गया? 5 मोल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5 मोल मिल रहा है। मिल रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, हम क्या करते हैं, इसे अभी मिटा देते हैं। अब हम 4 को ही सिर्फ रहने दें, हम 4 को ही रहने दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा क्या है? फोर्थ है। ठीक, तो आपको हम कहते हैं इससे 5 मोल आयन मिल रहा है, इससे 0 मोल आयन मिल रहा है, इससे 3 मोल आयन मिल रहा है, इससे 4 मोल आयन मिल रहा है। हम आपको कहते हैं कि इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आप क्या जान रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ आयंस की बात है तो आयनिक कंडक्टर्स की बात होगी। अब आयंस की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आयंस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी हो जाएगी? थर्ड की हो जाएगी। थर्ड से ज्यादा किसका हो जाएगा? तो थर्ड से ज्यादा क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा। फर्स्ट से भी ज्यादा किसका हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फोर्थ का हो जाएगा। ठीक है, और अब हम समझते हैं सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हमारा 2 से 3 छोटा छोटा सा टर्म बचा हुआ है और हमारा टर्मिनोलॉजी समाप्त हो जाता है। तो जो हमारा टर्म बचा हुआ है उस टर्म में सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? तो हम कहते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मैटर एटम या आयन केवल और केवल एक ही प्रकार के डोनर एटम या ग्रुप से जुड़ा हो। केवल और केवल क्या हूं? एक ही प्रकार के डोनर ग्रुप से जुड़ा हूं। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोलैप्टिक कहेंगे। लेकिन यदि सेंट्रल मैटर एटम या आयन मोर देन वन टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स और ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। उसे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे 1 मिनट जरा ध्यान से देखें, हम क्या बताए पहले समझ लीजिएगा, जिसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं। पहले आप यहाँ ध्यान से क्रोमियम NH3 होल 6 Cl3 FeCN होल 6 PtCl4 2 minus NiCO होल 4। ये सारे के सारे क्या होंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या है? तो आर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस यहां लिख सकते हैं आर एग्जांपल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वेयर एज। अब एक से अधिक ढंग की बात करते हैं। देखिए हम यहाँ बात करते हैं क्रोमियम NH3 होल 3 H2O होल 3 Cl3। हम जैसे यहाँ ही बात करते हैं कोबाल्ट H2O
होल 5 Cl 2 प्लस या बाहर कुछ भी सकते। तो दो और एक और ले लो तो चलो हटाओ। अब जरा ध्यान दें, जबकि ये सारा का सारा जो है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स और ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वेयर ये सारा का सारा क्या है, आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो हम क्या कर सकते हैं, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में हम कहते हैं complexes in which central metal atom or ion is linked to only one type of donor atoms or groups are known as homolaptic, whereas if central metal atom or ion is linked to more than one types of donor atoms or groups are known as heterolaptic complexes. ठीक, तो पहले उसे जल्दी से नोट कर लें, आर नोन एज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। चलिए जल्दी से एग्जांपल यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लें, इसके बाद एग्जांपल्स लिख लें, जल्दी से आप इसे नोट करें। हो गया, इसके आगे हमारा नेक्स्ट टर्म है
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है? तो जैसे अब जरा ध्यान दें, हम कॉम्प्लेक्स लिखे CuNH3 ठीक है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स लिखे K3FeCN6, जैसे हम कॉम्प्लेक्स लिखे CrEn3 3 प्लस हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं NiCO4। तो अब जरा ध्यान दें कि इसके और इसके बीच तो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड क्या होता है भैया? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। जबकि इसके और इसके बीच क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? ये तो स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए किसको क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो अब इसके अराउंड में, कॉपर के अराउंड जो ये NH3 है, तो NH3 में डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन है। तो अब इसके अराउंड लिगेंड के डोनर एटम का क्या होगा? एक डेफिनिट स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, क्योंकि भैया जान रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड का क्या होता है? एक डेफिनिट ज्योमेट्री होता है, एक डेफिनिट शेप होता है। तो अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर का है, तो अब इनके बीच जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, जिस कारण हम लोग यहाँ आगे चल के देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और इसके शेप को जानने की बात करेंगे, इसके शेप को जानने की बात करेंगे। तो वही जो 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। और हम क्या बताएं कि जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो 4 और 6 होता है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इट मींस 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो अब वहां क्या हो सकता है? या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? sp3 हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, या dsp2 हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन 2 ढंग की बातें हो सकती हैं। एक केस में D2sp3 हो सकता है, दूसरे केस में sp3D2 हो सकता है। इस इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल की बात होती है, जो आगे आप समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उसका शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो यही हम क्या कहते हैं कि द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड around central metal atom or ion, around central metal atom or ion, which arise a definite geometrical shape, is known as coordination polyhedron. Tetrahedral, square planar and octahedral are most common coordination polyhedra, are most common coordination polyhedra. तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हम क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं the spatial arrangement of donor atoms of ligands, डोनर एटम या एटम्स जो भी हो जाए, डोनर एटम और एटम्स का कभी कभी एक भी एटम डोनर होता है, कभी एक से अधिक भी रहता है। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डोनर एटम और एटम्स ऑफ ligands around central metal atom or ion, around central metal atom or ion is known as
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल and octahedral are most common coordination polyhedra, are most common coordination polyhedra, are most common coordination polyhedra। हो गया। इस बिल्कुल आप बुक में फिगर बनाया हुआ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में देख भी सकते हैं कि आगे चल के हम लोग जानेंगे भी कि अब उसका अरेंजमेंट क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री क्या होगा, इसको कितने डिग्री के एंगल पे होगा, ये सब पता चल जाता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट हमको कंप्लीटली उसका पता चल जाता है, जिससे हम उसके शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में जान जाते हैं। और एक हमारा लास्ट टर्मिनोलॉजी में बचा हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? तो जब एटॉमिक नंबर आप जान रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नॉर्मल केस में प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो नॉर्मल केस में एटम के पास क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना शुरू किया, तो अब क्या हो रहा है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो रही है, क्योंकि अब अगर ये मेटल आयन में जा रहा है, मेटल है तो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। साथ ही साथ अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसका दोगुना ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। तो आखिर कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अराउंड टोटल कितने उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around total number of electrons with central metal atom or ion after formation of complex is known as EAN of central metal atom or ion in complex। तो एक मिनट देखिए, इसका अर्थ है EAN हमारा क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, EAN बराबर क्या, एटॉमिक नंबर माइनस, अब ये किसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या है, तो अपने ऑक्सीडेशन आयन में कन्वर्ट होने में इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो माइनस क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स lost during ion formation प्लस अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी किया होगा, कहां से, तो डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड से, तो प्लस क्या कहेंगे,
electrons accepted from donor atom or atoms of ligands. That is, देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ही एटॉमिक नंबर में जेड, जितने इलेक्ट्रॉन का वो लॉस्ट क्या होगा आयन के फॉर्मेशन में, वही तो उसका क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा उसका दोगुना वो इलेक्ट्रॉन को क्या क्या होगा, एक्सेप्ट किया होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब जैसे हम 2 एग्जाम्पल सिर्फ लिख देते हैं, दो तीन एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां देखते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बात कर रहे हैं क्रोमियम En3Cl3, जिसे हम बात करते हैं NiCN4 2 माइनस, जिसे हम बात करते हैं K4FeCN6 NiCO4, इन सभी में आइए हम EAN की बात करते हैं। मैं यहाँ हम जानना चाहेंगे EAN ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इसका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है भैया, 24 माइनस क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो माइनस क्या कर दीजिएगा 3 प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, ये क्या हो जाएगा 2 × 6। इस केस में आइए इसका हम EAN निकालते हैं। तो EAN क्या लिखेंगे, इसका सबसे फर्स्ट तो हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, तो कितना हो गया 28 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो जितना इसका ऑक्सीजन नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो इसमें हमें घटाना है कितना, 2 प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 26 हो गया। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 है, तो 2 घटा दें। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, तो क्या कर दें 2 गुने 6 कर देते हैं। इस केस में आते हैं EAN की बात करते हैं। ठीक, यहाँ निकेल है, निकेल का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 28 हो गया। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, तो माइनस क्या करें 0 प्लस क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भैया 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 4 हो जाएगा। मिस हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में क्या कर रहे हैं, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। Z हमारा क्या है, तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर है, ठीक, ON उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसका दोगुना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो ये आपका टर्मिनोलॉजी कंप्लीटली समाप्त हो गया। आप इसे सही ढंग से लिख लें, और इसके अगले क्लास में अब हम लोगों का शुरू होगा नोमेनक्लेचर। क्या देखें, एक पोर्शन हम टर्मिनोलॉजी तक कंप्लीटली समाप्त कर दिए। यहाँ तक से बेस्ड आपके बुक वगैरह में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वहाँ यूनिडिनेट, बाइडिनेट, एम्बिडिनेट का एग्जाम्पल लिखिए, उसे एक्सप्लेन कीजिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन को एक्सप्लेन कीजिए, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये तो सारी की सारी बातें डायरेक्ट लिखा दिए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे आपको बनाने के लिए, पीछे लिखने के लिए। हाँ, अब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, और 2 क्लास में ही हमारा कंप्लीटली नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। और देखिएगा 50 से अधिक कंपाउंड्स का तुरंत हम लोग नाम लिखेंगे।
तो चलिए यहाँ तक की बातें आप आराम से नोट कर लें, और इसके आगे हमारा हेडिंग रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इस रूल्स फॉर द nomenclature of coordination compounds। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या रूल्स है, इसकी बात अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से करना शुरू करेंगे। ओके, धन्यवाद।